नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारे भारत के इतिहास की एक समग्र अध्ययन की सीरीज लगातार जारी है। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि इस चैनल पर भारतीय इतिहास का हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, प्रारंभ से लगाकर अंतिम तक। यानी आप मान के चले कि कंपटीशन के लिहाज से इससे बेहतर वीडियो सीरीज आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती भारतीय इतिहास के लिए। इस सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले पाषाण काल के बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की, फिर वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, और फिर मौर्योत्तर काल की एक एक बारीकी के साथ अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जाम चर्चा हमने पूरी की है। ठीक है, ये चर्चा जो है वह मान के चले आप छोटे से छोटा लेवल के एग्जाम से लगाकर यूपीएससी इवन आईएएस के एग्जाम तक को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आज हमारा इस टॉपिक वह होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में। थोड़ा सा मोटे तौर पर मैं आपको आइडिया बता दूं। गुप्त साम्राज्य जो है वह भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। इसका जो मोटे तौर पर समय है वह है 225 ईस्वी से 555 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो शासक थे जिनका नाम था वंश वृक्ष की बात करें तो सबसे पहला शासक था श्रीगुप्त, जिन्हें महाराज गुप्त भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है घटोत्कच गुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी रानी कुमार देवी की संतान चौथे शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और उनकी रानी दत्त देवी की संतान वह है रामगुप्त। और रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय से ज्यादा विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है। और उनके पुत्र जो है कुमारगुप्त प्रथम और छोटे पुत्र गोविंदगुप्त। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और उनसे पुत्र हैं छोटे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद जो है वह है पुरुगुप्त, जिन्हें प्रकाशादित्य कहा जाता है। पुरुगुप्त के पुत्र जो है वह है कुमारगुप्त द्वितीय। और कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त। और बुद्धगुप्त के बाद साम्राज्य का विभाजन हो गया था नरसिंहगुप्त
जिन्हें बालादित्य नाम से जाना जाता है, उनसे छोटे भानुगुप्त और उनसे छोटे वैन्यगुप्त। नरसिंहगुप्त मध्य क्षेत्र में, भानुगुप्त मालवा क्षेत्र में और वैन्यगुप्त बंगाल क्षेत्र में। और नरसिंहगुप्त बालादित्य के पुत्र वह थे कुमारगुप्त तृतीय और कुमारगुप्त के लड़के विष्णुगुप्त। यह गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। एक बार इस आउटलाइन को आप देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे गुप्त साम्राज्य की भरपूर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। देखिए, गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्णिम काल ऐसा इतिहासकार मानते हैं, लेकिन मैं गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल नहीं मानता, पूरे विश्व का स्वर्णिम काल मानता हूं। क्यों मानता हूं, अभी कारण मैं आपको समझा दूंगा इसी सीरीज के अंतर्गत। देखिए, गुप्त साम्राज्य जो है, पहली बात तो प्रश्न उठता है कि गुप्त कौन थे। देखिए, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर रोमिला थापर। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है। वैसे रोमिला थापर के अलावा काशी प्रसाद जायसवाल, पीवी काणे, राम गोपाल भंडारकर, सबने कॉन्सेप्ट दिए हैं अपने अलग अलग, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डॉक्टर रोमिला थापर का है। उन्होंने सीधा सीधा बताया कि गुप्त कौन है। उन्होंने बताया शर्मा मतलब ब्राह्मण, वर्मा मतलब क्षत्रिय, गुप्ता मतलब वैश्य और कर्मा मतलब शूद्र। यानी कुल मिलाकर गुप्त जो है वह वैश्य कुल के मानती है डॉक्टर रोमिला थापर, और इसके लिए एविडेंस देती है वायु पुराण का। वायु पुराण के अनुसार गुप्त जो है वह वैश्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों की। देखिए, काशी प्रसाद जायसवाल, पीवी काणे और डॉक्टर रोमिला थापर ने बताया है कि नालंदा बिहार से 2 सिक्के मिले हैं तांबे के। उनमें से एक सिक्का श्रीगुप्त से संबंधित है और एक सिक्का घटोत्कच गुप्त से संबंधित है। इस सिक्के के अग्र वाले भाग पर, आगे वाले भाग पर एक राजा बना हुआ है और नीचे वाले भाग पर लिखा हुआ है महाराज श्रीगुप्तस्य जयतो वर्जतम। दैट्स इट। और पीछे पद्मासना लक्ष्मी है। पता चलता है कि सिक्का हो ना हो,
श्रीगुप्त नाम के किसी व्यक्ति का है। अब ये कौन था, कहाँ का राजा था भी या नहीं था, ये इतिहास में कहीं वर्णित नहीं है। इसलिए हम मान सकते हैं इसकी डेट के आधार पर कि 225 ईस्वी में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, तो हम इनको संस्थापक शासक कह सकते हैं। ठीक है। ऐसा का ऐसा एक सिक्का तांबे का ही नालंदा से घटोत्कच का भी मिला है, जिसके ऊपर एक राजा का चित्र बना है और नीचे लिखा हुआ है महाराज घटोत्कच गुप्त जयतो वर्जितम। पता चलता है कि ये किसी घटोत्कच नाम के व्यक्ति का है। तो डेट के आधार पर हम मान सकते हैं कि घटोत्कच जो है इस वंश का दूसरा शासक है। अब ये भी कोई राजा था या कहाँ का था या था भी या नहीं, कोई आइडिया नहीं, इतिहास में विवाद का मुद्दा है। ठीक है, यानी इन शासकों से तो कोई लेना देना है नहीं। अब नेक्स्ट शासक बनता है, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया बता दूं आपको। देखिए, बयाना भरतपुर राजस्थान में से कुछ 1700 से भी अधिक सिक्के मिले हैं। ठीक है, उनमें से कुछ सिक्के सोने के हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ तांबे के हैं। इसी को बयाना निधि कहा जाता है, यानी बयाना का खजाना। इन 1700 सिक्कों में 25 सिक्के उनको राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है। ठीक है, उसमें से 20 सोने के हैं और 5 चांदी के हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सोने के सिक्के चलवाने का श्रेय है वो मिनेंडर को जाता है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से सर्वप्रथम सोने के सिक्के बिम कैडफिसिस कुषाण शासक ने यानी कनिष्क के पिता ने चलवाए थे। पहली बार चांदी के सिक्के सामने आए हैं। इसका मतलब साफ कि सर्वप्रथम भारत में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। ठीक है, अब ये राजा रानी प्रकार के सिक्के क्या हैं, समझते हैं। देखिए, ये कुल मिला के 25 सिक्के हैं। अभी अभी मैंने जिक्र किया, 5 सोने के और 20 सोने के और 5 चांदी के। इन सिक्कों के अग्रभाग पर कोई राजा, यानी आगे वाले हिस्से पर कोई राजा घुटने पर बैठा है और कोई रानी खड़ी है, और रानी के हाथ में राजा के हाथ में कुछ है, मतलब राजा घुटने पर बैठा है और रानी खड़ी है। घुटने पर बैठकर राजा रानी को कुछ दे रहा है, जैसे आप कुछ देते ना घुटने पर बैठ के किसी लड़की को।
प्रपोज स्टाइल क्या हो सकता है? डॉक्टर रोमिला थापर कहती है, कल्पना मत कीजिए कि गुलाब था, उस जमाने में गुलाब का रिवाज नहीं था। रोमिला थापर कहती हैं कि यह कोई अंगूठी हो सकती है या सिंदूरदानी हो सकती है, यानी हो ना हो यह राजा रानी को प्रपोज कर रहा है। अब यह राजा कौन है? सिक्के के नीचे वाले भाग पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज। चंद्रगुप्तस्य जयतो वर्जते। शब्द क्या मिला? महाराजा धीराज, यानी कहीं न कहीं ये स्वतंत्र शासक था, यानी इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, स्वतंत्र शासक। ठीक है, और यह भी साबित हुआ कि यह सिक्का चंद्रगुप्त का है। ठीक है, सिक्के पर जो डेट है वह 319 ईस्वी शक गुप्त संवत में है, यानी सबसे पहले गुप्त संवत भी इन्होंने ही चलवाया। अब ये रानी कौन है? तो सिक्के के पीछे वाले भाग पर एक सिंह वाहिनी देवी का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है लिच्छवय गोत्रस्य, यानी हो ना हो यह लिच्छवी गोत्र की कोई राजकुमारी है। और मैंने आपको, अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता होगा, मैंने बताया था लिच्छवी गोत्र नेपाल में था, वैशाली में। और दुनिया जानती है कि लिच्छवी जो है वह क्षत्रिय कुल था, यानी हो ना हो ये सम्राट जो है वह वैश्य कुल से थे और उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी यानी क्षत्रिय राजकुमारी से विवाह किया था। क्यों किया? ताकि उन्हें लोग राजा माने, नहीं तो पहले वैश्यों को राजत्व, राजा बनने का कोई हक नहीं था। ठीक है, इतिहासकारों ने पता किया कि यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। यानी हो न हो चंद्रगुप्त एक महाराजा धीराज है, इन्हीं स्वतंत्र शासक हैं और इनका साम्राज्य उत्तर भारत में यहां हो सकता है। ठीक है, अनुमानित। इसके अलावा हमारे पास भी कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण सिर्फ ये है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट काम आ सकते हैं? इतना सारा खिचड़ी नहीं पकानी है अपन को। पॉइंट क्या क्या बने? पॉइंट ये बने कि एक तो ये वास्तविक संस्थापक हैं, तीन 319 ईस्वी से 350 ईस्वी के मध्य इनका समय रहा। दूसरा, राजा रानी प्रकार के सिक्के इनके मिले हैं, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। साथ ही साथ भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए और गुप्त संपत्ति भी इन्होंने चलवाया। तो ये थे गुप्त साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों के बिंदु, जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो सीरीज में, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में एक बहुत ही बड़े शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना कल्पना से परे हो सकता है, और वो है वन मैन आर्मी, वन एंड ओनली समुद्रगुप्त।
मैं आपको बता दूं उसको शुरू करने से पहले कि अगर पूरे विश्व इतिहास में अगर मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वह चंगेज खान का था और दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त का आता है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, नेपोलियन जैसे ठहरते भी नहीं। लेकिन कुछ वामपंथी विचारधाराओं ने हमारे हिंदू राजाओं को दबा रखा है। खैर, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, ना पसंद आया तो अनलाइक कीजिए, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं और अगर कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई पैसे नहीं लगते यार, करना चाहिए ताकि क्या है अगले वाले की हौसला अफजाई होती रहे। नाउ जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।